बच्चों नमस्कार, मैं पंकज शर्मा सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का फिजिक्स वीडियो लेक्चर नंबर 38 है। बेटा जैसा आपको पता है कि आज के फिजिक्स वीडियो लेक्चर में हम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे, यानी चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 8 में जो फॉर्मूले हैं उनको याद करने का तरीका, याद कैसे रखा जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले बहुत सारे हो चुके हैं। ठीक है, तो इनको एक साथ याद किस तरह से किया जाएगा उसका तरीका मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो ये वीडियो लेक्चर आप अच्छे से देखिएगा, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। और एक बात ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ आपके पास नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है बेटा, इसको आपको यहाँ पे जितने मैं बातें लिखाऊं इसको आप अपने पेज में लिख लीजिएगा। उसको जैसे मैं टेबल बनाऊंगा उसी रूप में इसको आपको लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर मैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से रिलेटेड बातें लिखूंगा और इधर मैं चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड बातें लिखेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है, बेसिकली चैप्टर नंबर 1 है बेटा विद्युत क्षेत्र पर आधारित। ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और ये है मैग्नेट पे, ये चुंबक से रिलेटेड है पूरा चैप्टर और ये आवेश से रिलेटेड है। यानी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ते हैं वो आवेश, चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम Q से डिनोट करते हैं। तो जो काम वहां पर आवेश करता था वही काम यहां पर चुंबक वाले चैप्टर में, वही काम यहां पर ध्रुव सामर्थ्य करेगा। इस बात को आपको ध्यान रखनी है, ध्रुव सामर्थ्य करेगा। जो काम वहां पर आवेश करता था वही काम यहां पर ध्रुव सामर्थ्य यानी पोल स्ट्रेंथ करेगा, जिसे स्मॉल m से लिखा जाता है। आवेश का मात्रक होता था कूलाम, जिसे हम स्मॉल c से प्रदर्शित करते थे। ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक होता है एम्पियर इनटू मीटर। ये बात ध्यान रखनी है आपको। यानी जो काम आवेश करेगा चैप्टर नंबर 1 में वही काम उसी से रिलेटेड, वैसा ही सिमिलर यहां पर ध्रुव सामर्थ्य पोल स्ट्रेंथ करेगा। सेकंड जानकारी, दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल वहां पर कूलाम के नियम से निकालते थे और फॉर्मूला आता था F इजिकल टू K(Q1 Q2 अपॉन R²। ये पहला आवेश है और ये दूसरा आवेश है और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी है R और इसे निर्वात में रखा गया है। तो बेटा Fe यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, विद्युत बल किसके बराबर है? K(Q1 Q2 अपॉन R²। अब देखिए यहाँ पर दो क्षण चुंबक है। चुंबक के बारे में आपको डिटेल से बताया गया था कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, दोनों ध्रुवों का ध्रुव सामर्थ्य परिमाण में बराबर होता है और प्रकृति में विपरीत होता है। उत्तरी ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य +m होता है और दक्षिणी ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य -m होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मान लेते हैं दो अलग अलग क्षण चुंबक है, जिसमें पहली क्षण चुंबक का ध्रुव सामर्थ्य m1 है और दूसरी क्षण चुंबक का ध्रुव सामर्थ्य m2 है। यानी इसका ध्रुव सामर्थ्य बेटा m1 और इसका ध्रुव सामर्थ्य है m2। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या होगा? F मैग्नेटिक फोर्स है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर Fm। मैग्नेट मतलब क्या होता है बेटा? चुंबक, यानी चुंबकीय बल फॉर्मूला है K। वहां पर आता था Q1 Q2, यहाँ पर क्या आ जाएगा? M1 M2 अपॉन R²। अगर आप ये वीडियो लेक्चर अच्छे से देखोगे तो आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इसको पूरा 100% कॉन्सेंट्रेट से देखेंगे तो आपको सारे फॉर्मूले याद होंगे। रटने की कहीं आवश्यकता नहीं है। मैं आपको तरीका बताऊंगा किस तरह से किस चीज को जोड़ के क्या चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बेटा, हालांकि इसका पीडीएफ आपके पास नहीं पहुंचेगा, लेकिन आपको यहाँ से वीडियो लेक्चर में से देख के आपको ये पेज में ये चीजें बातें उतारनी है। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि जो काम आवेश करता था वही काम यहाँ पर ध्रुव सामर्थ्य करता था। मात्रक होता है आवेश का कूलाम, तो इसका मात्रक है एम्पीयर इनटू मीटर। बात आपको ध्यान रखनी है। दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल कूलाम के नियम से होता था K(Q1 Q2 अपॉन R², जहां K कांस्टेंट होता था, जिसे 1/4πε0 कहा जाता था। K इक्वल टू 1/4πε0, जिसका मान होता है 9 × 10⁹। वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर क्या है? ε0, जिसे कहा जाता था निर्वात की, एक बात लिखूंगा मैं यहाँ पर, निर्वात की विद्युतशीलता। क्लियर? यहाँ पे देखिए, दो क्षण चुंबकों के बीच में लगने वाला बल अगेन यहाँ पर कूलाम के नियम से ज्ञात किया जाता है। Fm मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू होता है K(m1 m2 अपॉन R²।
ठीक है बेटा। यहाँ पर भी k क्या है, कांस्टेंट है, और k की वैल्यू होती थी यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यहाँ पर k होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर 1 अपॉन 4 पाई, यहाँ पर हर में आता था अंश बटे हर में, यानी यहाँ पर भाग लगता था। और यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, नहीं हाँ दोनों जगह 4 पाई नीचे आ रहा है, बस यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट हर में आ रहा है और यहाँ पर म्यू नॉट अंश में आ रहा है। ये जानकारी आपको ध्यान रखनी है। k इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और k इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -7। इसकी तो वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 और इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -7। क्लियर बेटे। आगे देखिए, म्यू नॉट वहां पर एप्सिलॉन नॉट को कहा जाता था निर्वात की विद्युतशीलता, यहां पर कहा जाएगा निर्वात की, वो चैप्टर है विद्युत से रिलेटेड इसलिए कहा जाता था विद्युतशीलता। यह चैप्टर है चुंबक से रिलेटेड, किसे कहा जाएगा चुंबकशीलता। क्लियर है बेटे, यानी आपको इस तरह से ध्यान रखना है। इसको मैं रफ करता जाता हूं। अभी तक मैंने आपको आवेश बताया और बल बताया और इस कांस्टेंट के बारे में बताया। आगे देखते जाइए बेटा सारी जानकारी। देखिए इधर चैप्टर नंबर 1 और इधर चैप्टर नंबर 8, ठीक है। आगे देखिए बेटा, अगला है आपने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र के बारे में। विद्युत क्षेत्र किसे कहा जाता है, परिभाषा भी ध्यान रखनी है आपको। विद्युत क्षेत्र होता है आवेश के चारों ओर का अदृश्य क्षेत्र, जिसमें किसी अन्य आवेश को रख दिया जाए तो वह विद्युत बल अनुभव करता है। इस अदृश्य क्षेत्र को कहा जाता है विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर जैसे वहां पर विद्युत क्षेत्र होता था, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र वहां पर E वेक्टर से लिखा जाता था, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र को B वेक्टर से लिखा जाएगा। बात क्लियर है। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या होगी कि क्षण चुंबक के या किसी भी चुंबक के चारों ओर के अदृश्य क्षेत्र, जिसमें किसी अन्य चुंबक को रखने पर वह चुंबकीय बल अनुभव करे, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। बेटा विद्युत क्षेत्र में अगर आपको याद होगा तो पॉजिटिव आवेश से बल रेखाएं बाहर निकलती थी जो अनंत तक जाती थी, और नेगेटिव आवेश में बल रेखाएं प्रवेश करती थी। ऐसा याद आ रहा होगा बेटा। धनात्मक आवेश से बल रेखाएं बाहर निकलेगी और ऋणात्मक आवेश में बल रेखाएं प्रवेश करेगी। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर है। ये क्षण चुंबक, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। इसका ध्रुव सामर्थ्य +m, इसका ध्रुव सामर्थ्य -m। तो बेटा क्या होता है, पॉजिटिव से बाहर निकलेगी और नेगेटिव में प्रवेश करेगी। तो यहां पर पॉजिटिव से बाहर निकलेगी और नेगेटिव में प्रवेश करेगी। ये भी आपको जानकारी रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां पर जो बल रेखाएं आती थी, विद्युत बल रेखाएं, ये खुले वक्र के रूप में रहती थी। खुले वक्र बेटा ये पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक ट्रेवल करती है, या इनफाइनाइट से आती है और नेगेटिव तक ट्रेवल करती है। यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर जो बल रेखाएं हैं ये बंद वक्र के रूप में होती है। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि विद्युत बल रेखाएं किस प्रकार की होती है, तो आपको ध्यान रखना है ये खुले वक्र के रूप में होती है और चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती है। जानकारी हुई बेटा। आगे देखते जाइए। तो विद्युत क्षेत्र का अगर आपको फॉर्मूला पूछा जाए तो बेटा फॉर्मूला क्या होता था, E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q। मैं Q नॉट लिखता था वहां पर, यहां पर अपन Q लिख लेंगे। यानी जिस आवेश, ये क्या है, ये परीक्षण आवेश था, इसको Q नॉट भी कहा जाता था, परीक्षण आवेश, ठीक है। इसको फिर आगे इसकी परिभाषा बताई गई थी, एकांक आवेश पर लगने वाला विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य होता है। तो अभी आपको ध्यान रखना है इसको, E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। तो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, B वेक्टर इज इक्वल टू F की जगह F आ जाएगा और Q की जगह क्या आ जाएगा, M नॉट। कैसे, विद्युत क्षेत्र E वेक्टर तो चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर। यहां पर बल ये है विद्युत बल और ये है चुंबकीय बल। क्लियर है बात। M नॉट वहां पर ये परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश, ऑब्जर्वेशन चार्ज, ठीक है ना, यूनिट ऑब्जर्वेशन चार्ज। M नॉट क्या है, एकांक ध्रुव सामर्थ्य। अब बेटा पॉजिटिव किसका होता है, पॉजिटिव उत्तरी ध्रुव का होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे इसका फॉर्मूला एक और आपने पढ़ा है, E वेक्टर इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर।
वो कैसे आया देखिए इधर, एफ की जगह के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो Q2 यहाँ पर जो रखा हुआ था, दूसरा आवेश रखा हुआ था, वो Q0 था, ठीक है, अपॉन ये फॉर्मूला Q0, Q0 से Q0 कट गया, तो क्या आ जाएगा बेटा KQ अपॉन आर स्क्वायर, Q1 की जगह Q है, देखिएगा वहां पर, तो E वेक्टर इज इक्वल टू आ गया KQ अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर भी सेम ऐसे रहेगा, तो B वेक्टर इज इक्वल टू, याद करने का तरीका, K की जगह K, Q की जगह ध्रुव सामर्थ्य, दूरी की जगह आर स्क्वायर। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो यहाँ आर कैप आ जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, आर कैप आ जाएगा। तो ये विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला, ये चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला। और डिफरेंस क्या आएगा कि वहां पर K की वैल्यू होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर K की वैल्यू होती है μ0/4 पाई। इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹, और इसका मान होता है 10⁻⁷। इजी है बेटा, इसको आपको ध्यान रखना है। आप टेबल भी बना लेना इसकी चाहो तो। अगला पॉइंट देखिए, इसके बाद आपने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, और यहां पर पढ़ा है आपने चुंबकीय द्विध्रुव। अब चुंबक में तो हमेशा दो ध्रुव होते हैं, तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, द्विध्रुव। ये होता है बेटा -Q + Q, और दोनों के बीच की दूरी 2a, ठीक है। यहां पर क्षण चुंबक है, इसका ध्रुव सामर्थ्य -m और इसका ध्रुव सामर्थ्य +m, और दोनों के बीच की दूरी को 2l लिखा जाता है वहां पर a से, और इसमें 2l। इसमें ऐसा कुछ नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना कि सर a की जगह l लिख देंगे या l की जगह a लिख देंगे तो ऐसा कुछ होगा, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक डिफरेंस करने का तरीका है कि भाई वहां पर a से लिखा जाता है, यहाँ पर आप l से लिख लीजिए, बेटर रहेगा। चाहो तो आप 2a से लिख दो, उससे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो विद्युत द्विध्रुव, समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के दो आवेशों के मध्य की दूरी अत्यंत कम हो तो इस प्रकार बना निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। चुंबकीय द्विध्रुव तो ऑलरेडी रहता है, उत्तर और दक्षिण का ध्रुव सामर्थ्य परिमाण में बराबर होता है, परंतु प्रकृति में विपरीत होता है तथा दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी यहाँ पर भी अल्प ही रहती है, सेंटीमीटर में रहती है। तो बेटा ये क्या बन गया, चुंबकीय द्विध्रुव। अब इंपॉर्टेंट बात, वहां पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की चर्चा करी थी हमने, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। पहली बात तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P वेक्टर से लिखा जाता था, और P वेक्टर इज इक्वल टू होता था किसी भी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के मध्य की सदिश दूरी, सदिश दूरी का मतलब विस्थापन होता है, सदिश दूरी यानी 2a वेक्टर का गुणनफल क्या कहलाता था, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मात्रक की बात करेंगे तो इसका कूलम और दूरी का मात्रक मीटर। आइए इधर देखिए, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, वहां पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P वेक्टर से लिखा जाता था, यहां पर चुंबकीय आघूर्ण को कैपिटल M वेक्टर से लिखा जाएगा। एक जानकारी है, M वेक्टर बराबर होगा किसी भी एक ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य का परिमाण, मैंने लिख दिया M, मॉड लगा दो चाहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव ही आना है M, और दोनों ध्रुवों के मध्य की सदिश दूरी यानी 2l वेक्टर, तो M × 2l, ध्यान रखना है। यानी जो काम वहां आवेश करता है वही काम यहाँ पर M कर रहा है। सिंपल सी बात, फॉर्मूला याद करने का तरीका, जो काम वहां पर P वेक्टर करता है वही काम यहाँ पर कैपिटल M वेक्टर करता है, जो काम वहां पर Q करता है, आवेश करता है, वही काम यहाँ पर ध्रुव सामर्थ्य करता है, जो काम वहां पर 2a वेक्टर करता है वही काम यहाँ पर 2l वेक्टर करता है। तो बात बन गई बेटा M वेक्टर, कैपिटल M वेक्टर इज इक्वल टू M × 2l, ठीक है। अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा बच्चों, इसका मात्रक होगा, M का मात्रक शुरुआत में बता दिया था, एम्पियर × मीटर। ये छोटी छोटी सी बातें पूछी जाती है बारहवीं में, ऐसा नहीं कि आपसे बहुत कठिन सा प्रश्न पूछा जाएगा, बहुत सिंपल सी बात पूछी जाती है। मात्रक क्या होगा, विमा क्या होगी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये कौन दे दिया जाए, दूसरा ये कौन दे दिया जाए, तो बताओ कार्य की गणना क्या होगी, बहुत छोटी छोटी सी बातें पूछी जाती है। बेटा आराम से आपके नंबर आ सकते हैं अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन सही रख के स्टडी की है। तो मात्रक हो जाएगा बच्चों इसका एम्पियर × मीटर, और दूरी का मात्रक मीटर। इसको 2 मीटर मत कर देना, गलती कर देना, 2 मीटर संख्या नहीं लिखते हैं, ये हो जाएगा एम्पियर × मीटर स्क्वायर। क्लियर है बेटे। आगे देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट जानकारी कि विद्युत द्विध्रुव
आघूर्ण एक सदिश राशि है, पहली बात तो ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। ये भी क्या है बेटा, m वेक्टर लग रहा है, कैपिटल M वेक्टर लग रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगी, सदिश राशि है। अगर ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा होगी, और दिशा क्या होती है, इसकी दिशा हमेशा -q से +q की ओर होती है। ये ध्यान रखना है आपको कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा माइनस से प्लस। तो यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, इस चुंबकीय आघूर्ण की दिशा कैपिटल M वेक्टर की दिशा माइनस से प्लस। अब यहाँ पर माइनस प्लस का क्या है तरीका है, ये दक्षिणी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव। तो क्या बोलोगे आप, हमेशा चुंबकीय आघूर्ण की दिशा सदैव दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। क्लियर है बेटा, यहां तक का, यहां तक की कहानी समझ में आई। आगे और देखिएगा, आगे देखिए अगला फॉर्मूला था ई अक्षीय और ई निरक्षीय का। ई अक्षीय का फॉर्मूला अगर आपको ध्यान है तो आता था बेटा 2kp वेक्टर अपॉन r क्यूब, जहां k कांस्टेंट है और p वेक्टर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अगर आपको ये याद करना है कि b अक्षीय कितना होगा, तो देखिए बेटा 2 की जगह 2 आ जाएगा, कांस्टेंट की जगह k और p वेक्टर की जगह कैपिटल M अपॉन r क्यूब। इसे 2 k का मान होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M अपॉन r क्यूब भी लिखा जा सकता है। क्लियर है मेरी बात, ये ई अक्षीय और ये बी अक्षीय था। अच्छा, इसका डायग्राम कैसे बनता था, ये दो आवेश है -q +q। अक्षीय को कहा जाता है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश जो रेखा होती है उसे अक्षीय रेखा कहा जाता है। ये है बेटा बिंदु पॉइंट P, ठीक है ना, ये P अलग है और ये P अलग है, ये पॉइंट है। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2a और इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी थी। यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि r का मान a के मान से बहुत ज्यादा बड़ा होता था, तब जाके ये फॉर्मूला डिराइव होता था। सेम तरीका यहां पर है, यहां पर छड़ चुंबक, एक का ध्रुव सामर्थ्य -m और दूसरे का ध्रुव सामर्थ्य +m, दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी 2l। हमें छड़ चुंबक के मध्य बिंदु से r दूरी पर, जो कि अक्षीय रेखा पर है, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो फॉर्मूला ये आएगा बेटा निकल के 2k कैपिटल M वेक्टर अपॉन r क्यूब या 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M वेक्टर अपॉन r क्यूब। ये b अक्षीय है। आइए b निरक्षीय देखते हैं। पहले इधर देखिएगा, ई निरक्षीय कितना आ रहा था, ई निरक्षीय वेक्टर इक्वल टू -kp वेक्टर अपॉन r क्यूब। अगर यहां पर केवल परिमाण की बात करूंगा तो नेगेटिव चिन्ह हट जाएगा और b निरक्षीय आएगा, b निरक्षीय इक्वल टू -km वेक्टर अपॉन r क्यूब। सिमिलर है, माइनस की जगह माइनस आ जाएगा, कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट आ जाएगा। बस केवल क्या ध्यान रखना है, कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और वहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है। p वेक्टर और यहाँ पर कैपिटल M वेक्टर। बेटा देखिए इसका डायग्राम किस तरह से बनेगा, ये -q आवेश और ये +q आवेश, ये मध्य बिंदु, ये निरक्षीय रेखा, ये बिंदु P। इस नेगेटिव के कारण चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में होगा और इस पॉजिटिव के कारण चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में होगा। जब इसको पूरा हल करेंगे तो यहाँ पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके जो लंबवत घटक होगा ये वाला और ये वाला, ये आपस में परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। पूरा डेरिवेशन सॉल्व करने के बाद लास्ट में ये रिजल्ट आएगा। नेगेटिव चिन्ह क्यों आया? क्योंकि P वेक्टर की दिशा इधर है और विद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में है, तो बेटा ये इसका आंसर आ जाएगा माइनस। यहाँ पर भी डायग्राम इस तरह से बनेगा, -m +m मध्य बिंदु O, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर नेगेटिव के कारण अंदर की ओर और पॉजिटिव के कारण बाहर की ओर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी दिशा इधर आ जाएगी। कैपिटल M वेक्टर की दिशा इधर और बी निरक्षीय की दिशा इधर, चूंकि दोनों परस्पर विपरीत है तो यहाँ पर नेगेटिव का चिन्ह लगा देंगे। याद करने का तरीका ये है, डायग्राम इस तरह से है, आवेश लिखना है, यहाँ पर ध्रुव सामर्थ्य के बारे में आपको लिखना है।
थ्योरी इसकी सेम रहेगी कि माना एक, यहाँ पर लिखोगे माना एक क्षण चुंबक जिसका ध्रुव सामर्थ्य दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी 2l है, ठीक है। यहाँ लिखोगे आप माना एक विद्युत द्विध्रुव जिसके प्रत्येक आवेश का परिमाण q व दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी 2l है। हमें विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से लंबवत गुजरने वाली निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु P पर चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। सेम थ्योरी यहाँ पर लिखनी है आपको, ठीक है बेटा, इसको नोट कीजिएगा। ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा था समरूप चुंबकीय क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र में बल व बल आघूर्ण, ये हमने डिटेल से पढ़ा था, बल व बल आघूर्ण। देखिए ये समरूप विद्युत क्षेत्र, इस विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को रखा, ये कोई विद्युत द्विध्रुव रखा -q + q, तो बेटा पॉजिटिव आवेश पर बल लग रहा था क्षेत्र की दिशा में, ऐसा आपको ध्यान होगा, F = q × E, और नेगेटिव आवेश पर बल लग रहा था विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, F = -q × E, ठीक है। दोनों बल परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने के कारण नेट फोर्स, कुल बल कितना आ जाता था बेटा, 0 आ जाता था। सेम उसी तरह समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी क्षण चुंबक को रखने पर उत्तरी ध्रुव पर जो बल लगेगा वो क्षेत्र की दिशा में लगेगा, और दक्षिणी ध्रुव पर जो बल लगेगा वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। तो बेटा यहाँ पर नेट फोर्स कितना आ जाता था, दोनों बल अगेन परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर भी नेट फोर्स 0 होगा। दोबारा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैं बार बार आपको बताता हूँ, ठीक है ना, ये आपको याद हो जाना चाहिए। समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को रखने पर उसके दोनों आवेशों पे लगने वाला बल परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देता है, तो नेट फोर्स 0 आता है। सेम उसी तरह से समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी क्षण चुंबक को रखने पर क्षण चुंबक पे लगने वाला परिणामी बल 0 होगा। जब बल 0 होता है तो कोई भी पिंड, वो चाहे विद्युत द्विध्रुव हो चाहे वो क्षण चुंबक हो, वो स्थानांतरित गति नहीं कर पाती, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाती। बेटा आगे देखिए, यहां तक की तो बात क्लियर है। अब देखिए अगर मैं बल आघूर्ण की बात करूं, बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण टॉ = कितना हो जाएगा यहाँ पर, P × E × sin थीटा, ऐसा आपको ध्यान होगा। P है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और थीटा है P और E के बीच बनने वाला कोण। तो टॉ वेक्टर = वहां लिखा जाता था P × E वेक्टर, ठीक है। बलागुण एक्चुअली होता क्या है, किसी भी एक बल का परिमाण और दोनों बलों की क्रिया रेखा के मध्य की लंबवत दूरी। जब किसी भी क्षण पर, जैसे मान लीजिए इस मार्कर पर, ठीक है, एक बल इधर से लगाऊं और एक बल इधर से लगाऊं, तो दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग अलग है। इसकी क्रिया रेखा इधर के अनुदिश है और इसकी क्रिया रेखा इसके अनुदिश है, अलग है। तो बेटा क्या होगा, यहाँ पर चूंकि दोनों की क्रिया रेखा अलग अलग है, तो यहाँ पर एक बल युग्म आघूर्ण का निर्माण होगा। सेम इसी तरह से यहाँ पर लगने वाले बल की दिशा क्रिया रेखा ये है और इस बल की क्रिया रेखा ये है। चूंकि दोनों क्रिया रेखा अलग अलग है, तो ये एक बल युग्म आघूर्ण का निर्माण करेगा और बल युग्म या बल आघूर्ण आ जाएगा टॉ वेक्टर = P × E। अब देखिए यहाँ पर याद करने का तरीका, टॉ वेक्टर P की जगह M, E की जगह B और ये sin थीटा, तो टॉ आ गया MB sin थीटा, तो टॉ वेक्टर आ जाएगा M × B वेक्टर। इसमें बेस मैंने आपको एक प्रश्न भी कराया था, ठीक है बेटा, और ये आपको ध्यान में रखना है कि इसका वेक्टर मल्टीप्लिकेशन आता है, मैट्रिक्स बना लेते हैं I कैप J कैप K कैप, ठीक है, ये आ गया। अब देखते हैं कार्य की बात कर लेते हैं। इधर ये चैप्टर नंबर 1 है और ये चैप्टर नंबर 8 है। देखिए कार्य क्या होता है बेटा, W = PE cos θ1 - cos θ2
इधर क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। जो काम यहाँ पर P कर रहा है वो काम यहाँ पर M करेगा, जो काम यहाँ पर E कर रहा है वही काम यहाँ पर B करेगा। तो ये था बेटा। अब मैं इसकी एक टेबल बनाता हूँ, उस टेबल को आप अच्छे से देख लीजिएगा, मैंने सारी चीज समझा दी है। अब बात कर लेते हैं टेबल की। तो देखिए ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। इधर मैं चैप्टर नंबर 1 की कहानी लिखूंगा, चैप्टर फर्स्ट, और ये चैप्टर 8। पहली जानकारी कि आवेश को स्मॉल q से और ध्रुव सामर्थ्य को, ये इसके इक्विवेलेंट हो गया, ध्रुव सामर्थ्य को स्मॉल m से। दूसरा कूलाम का नियम, तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो F मैग्नेटिक फोर्स बराबर K M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। दो फॉर्मूले ध्यान रखना है आपको, इस तरह से ही आप याद रखते जाइए बातों को। ये पहली जानकारी, ये दूसरी जानकारी। तीसरा बेटा विद्युत क्षेत्र की बात कर लेते हैं। ई वेक्टर इज इक्वल टू होता है F अपॉन Q। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वहां पर विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर से, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर से। बी वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, लगने वाला बल अपॉन ध्रुव सामर्थ्य का अनुपात। क्लियर है। यहाँ पर Q नॉट भी लिखा जा सकता है और यहाँ पर M नॉट भी लिखा जा सकता है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चौथी जानकारी, ई वेक्टर का फॉर्मूला होता है बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह है बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो K Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। तो यहाँ पर बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, K M अपॉन R स्क्वायर R कैप। आपको तो बस केवल ये ध्यान रखना है, Q की जगह क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। ये एक फॉर्मूला बन गया। R कैप क्या बेटा, यहाँ पर दूरी की दिशा में एकांक दिश। पांचवी जानकारी, P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2A वेक्टर। तो यहाँ पर आ जाएगा M वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2L वेक्टर, ये भी ध्यान रखना है। छठी जानकारी, E अक्षीय इज इक्वल टू वेक्टर इज इक्वल टू 2KP वेक्टर अपॉन RQ। यहाँ पर B अक्षीय इज इक्वल टू 2K कैपिटल M अपॉन RQ। देखिए इधर यहाँ पर वेक्टर, ये टेबल फॉर्म में बना लीजिएगा आप बेटा। यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर, इसको नोट कीजिए। अभी मैं इसको रफ करता हूँ, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करना है। अब मैं रफ करता हूँ। छह जानकारी हो गई यहाँ पर। सातवीं देखिए, सातवीं जानकारी, E निरक्षीय इज इक्वल टू माइनस KP वेक्टर अपॉन RQ, ठीक है। यह आ जाएगा B निरक्षीय इज इक्वल टू माइनस K कैपिटल M वेक्टर अपॉन RQ। ये सातवीं जानकारी हो गई। आठवीं देखिए बेटा, हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, E अक्षीय अपॉन E निरक्षीय, इसका अनुपात आता है 2:1। सेम यहाँ पर आ जाएगा B अक्षीय अपॉन B निरक्षीय, इसका अनुपात आ जाएगा 2:1। मैं यहाँ पर परिमाण की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर भी परिमाण लगा दीजिए, ठीक है। अगली जानकारी, नवा, F नेट बराबर, या एक पूरी कहानी लिखेंगे, समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर
परिणामी बल शून्य, जबकि बल आघूर्ण टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, या टॉ वेक्टर इज इक्वल टू पी क्रॉस ई वेक्टर। सेम यहाँ पर समरूप चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक पर परिणामी बल शून्य, जबकि बल आघूर्ण टॉ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा और टॉ वेक्टर इज इक्वल टू एम क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है बेटा, ये नवीन करिए। अब बात कर लेते हैं कार्य की। तो ये 10वीं बात कार्य है, इसमें घुमाने में किया गया कार्य, ऐसे लिख लीजिएगा, घुमाने में किया गया कार्य। तो घुमाने में किया गया कार्य का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यहाँ पर आ जाएगा W इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये कंपैरेटिव स्टडी था। आज मैंने आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि इस वीडियो लेक्चर में हम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। एक तरफ चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड फॉर्मूला रखेंगे, एक तरफ चैप्टर नंबर 8 से, ताकि आपको एक चीज ध्यान रखनी है, दूसरे का फॉर्मूला आप खुद भी लिख सकते हो। ऐसे नहीं रटना है आपको कि आप चैप्टर नंबर 1 का भी रटो और चैप्टर नंबर 8 का भी रटो और फिर मिक्स हो जाए। लिखना हो ई निरक्षीय का, लिख कर आ जाओ बी निरक्षीय का, ऐसा नहीं है बेटा। यहाँ पर ये है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको ये जब कॉपी में लिखो तो बेटा एक ही पेज में लिख लीजिएगा, ताकि ये सारी बातें आपको सामने रहे। ऐसा नहीं है कि आप कुछ बातें पहले पेज में लिख लो, कुछ बातें बाद में लिख लो। सारी चीजें जब ये सारे वीडियो लेक्चर आप समझ गए, अभी तक के जितने भी आ गए हैं, तो उनको देखने के बाद ये सारी जानकारी आपके पास रहेगी, ये आपको याद करने में आसानी रहेगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक का वर्क आप कंप्लीट कर लीजिएगा और अगले वीडियो लेक्चर में हम चुंबकीय आघूर्ण के आगे की स्टडी करेंगे। तब तक बेटा आप इस वर्क को कंप्लीट कर लीजिएगा। आज के वीडियो लेक्चर में बेटा इतना ही।